हेलो एवरीवन। तो आज बात कर लेते हैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक का नाम ग्रीक मैथोलॉजी के टाइटन से लिया गया है। टाइटैनिक की कहानी समंदर की गहराइयों में इतनी डूबी हुई है कि उसको समझने के लिए आपको भी समंदर में डूबना पड़ेगा। तो आइए मैं लेके चलता हूं आपको उन गहराइयों तक। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और सबसे ज्यादा खूबसूरत जहाज अपने पहले सफर पे निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स और एक्टर्स से लेके इमिग्रेंट तक, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में इस जहाज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई में। बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है इसको इस्तेमाल करने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इसको बनाने के लिए कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर इन्फ्लूजन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन बनते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। स्टैंड ग्लास की खिड़कियां, ओरिएंट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्कॉच कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकान और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरह की सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने के लिए वो बहुत ही कमाल का था। इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। ये वो शिप थी जो कभी डूब ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके अंदर के सेफ्टी फीचर इतने कमाल के थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर कि उन्होंने मीडिया में और पब्लिक में ओपनली आके ये कहा कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन अपने पहले ही सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन से ये जहाज तैर कर अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पे आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअली चीज नहीं है, क्योंकि समंदर से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को ये वार्निंग देते रहते हैं कहाँ खतरा है और कहाँ से उन्हें सेफली जाना चाहिए। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है इन खतरों को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी स्पीड से यह जहाज अपने सफर की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को इग्नोर करते रहते हैं और अपनी स्पीड्स को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, रात होने लगती है और टेम्परेचर नीचे की तरफ गिरने लगता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में एक खास बात यह भी थी कि इस रात को चांद बाहर निकला ही नहीं था। मतलब बिना मून के मून लाइट ही नहीं थी, तो विजिबिलिटी के चांसेस बहुत कम थे। इस रात जहाज के ऊपर क्रोनेस्ट, जो कि काफी हाइट पर होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है। इसको आप लोकल पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक बंदा बिठा कर रखा जाता है जो कि सामने नजर रखता है कि कोई चीज तो नहीं आ रही, जैसे कोई ट्रैफिक, कोई ऑब्जेक्ट या कोई खतरा तो नहीं है। इस रात जो बंदा इस नेस्ट पे बैठा है उसको बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तेज रफ्तार की वजह से ठंडी हवाएं लग रही हैं और ऊपर से रात का वक्त था, तो ठंडी हवाओं से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे सामने देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:59 पे फेडरिक फ्रेट नाम का एक बंदा जो इस नेस्ट पे बैठा है, ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ आ गया है, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। जल्दी से फोन उठाता है और ऑफिसर्स को फोन करता है ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम में इन्फॉर्म करते हैं कि इस जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ 1 मिनट बाद 12:40 पर यह जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। 200 बाय 400 लेंथ में एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट तक जा रहा था। साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये आइसबर्ग
वजन में 1.5 मिलियन टन था। इस आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड पर होता है, स्पेशली कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब ये बो कौन सा हिस्सा होता है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला एरिया बो है। बो के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं। उसके नीचे बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ टकराता हुआ चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल हो गए। इस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोलिजन के कुछ देर बाद ही कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट जिनका नाम होता है थॉमस, वो तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस डेंट से कितना नुकसान हुआ है। वो जब देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि ये शिप तो अब डूब जाएगी। वो दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये तो अनसिंकेबल शिप थी, ये तो कभी डूब ही नहीं सकती थी, क्योंकि मीडिया में और पब्लिक में इतनी एडवर्टाइजिंग कर दी थी कि ये शिप अनसिंकेबल है, ये तो डूब ही नहीं सकती, इसके सेफ्टी फीचर इतने कमाल के हैं। अगर इस शिप के सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो 2 मेन फीचर थे जिसकी वजह से इसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। अब ये हल क्या होता है? हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 मेन लेयर हैं। अगर नीचे वाली लेयर टूट भी जाती है तो ऊपर वाली लेयर बचा लेगी, और ऊपर से इस शिप की बॉडी में हल था। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये इतना बड़ा था कि साइड पे जो डबल बॉटम हल था वो भी किसी काम का नहीं रहा। साइड पे तो सिंगल लेयर ही लगी हुई थी ना। और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 में तो पानी भर जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज अब डूब जाएगा। टकराव के 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो डिस्ट्रेस कॉल भेजें। आसपास के जहाज शायद उनको सुनकर उनकी मदद को आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। भेजते रहते हैं और भेजते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई आसपास का जहाज उन्हें सुन के उनकी मदद के लिए आ जाए। 20 मिनट बाद रात के 12:20 पर RMS टाइटैनिक के पास एक जहाज आता है। वो सिग्नल को पकड़ लेता है, वो ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ो, हम टाइटैनिक की ओर बढ़ते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब ये है कि टाइटैनिक के पास उसको पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 घंटे तक क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रहेगा? जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स फ्लेयर और रॉकेट चलाते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई आसपास जहाज उन्हें देख ले और उनकी मदद को आ जाए। लेकिन कार्बिथिया के जहाज के अलावा उनको कोई नहीं देखता, ना ही कोई और उन पे ध्यान देता है। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ये ऑर्डर करते हैं कि पैसेंजर को जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स में शफल किया जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिली जाएगी। पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर तो यही मान रहे थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कंपनी ने जो एड निकाले थे वो तो बार बार यही कह रहे थे कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? हम एक आइसबर्ग से टकरा गए, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। इसी रीजन की वजह से पहली लाइफ बोट जो उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही गए। आधी लाइफ बोट खाली गई। वक्त के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, जिसकी वजह से जहाज टिल्ट होने लगा। पैसेंजर ने रियलाइज किया कि ये जहाज डूबने वाला है, और जब रियलाइजेशन हुई तो इतना पैनिक फैल गया कि लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में, आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगता है। टाइटैनिक का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं लाइफ बोट में जाने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिसमें तकरीबन 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज के अंदर 2200 लोग मौजूद थे। इस पैनिक के बीच कुछ लोगों ने लाइफ बोट छीनने की कोशिश करी, तो कुछ ने तो इसको अपनी किस्मत ही मान लिया था और वो जहाज के साथ ही डूबने लगे। आई विटनेस के अनुसार 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़े हो गया और धीरे धीरे पानी में जाने लगा। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे वो जहाज के साथ ही डूबने लगे।
या कुछ लोग जिनको तैरना आता था वो ठंड की वजह से मारे गए, हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि टेम्परेचर -2 डिग्री से भी कम था। अगर ऐसे में आप पानी में तैरोगे तो यकीनन आपकी मौत वाक़ई है। कैप्टन स्मिथ का कहा जाता है कि वो जहाज के व्हील पे आखिरी दम तक खड़े रहे, या कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली थी। आरएमएस का दूसरा जहाज जो टाइटैनिक को बचाने के लिए निकलता है वो वहां पे 3:30 बजे पहुंचता है और वहां पे उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो लेट हो चुका होता है। लेकिन 700 के करीब जो लोग लाइफ बोट्स में मौजूद होते हैं वो दूसरा जहाज उनको बचा लेता है और किनारे तक पहुंचा देता है। टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, बहुत सी ऐसी अनजान बातें सामने आई जिनकी वजह से आप शौक रह जाएंगे। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं बोलूं कि टाइटैनिक के पास एक और जहाज मौजूद था जो कि उससे सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पे था। वो टाइटैनिक में फंसे लोगों को बचा सकता था। लेकिन ये बात सच है, टाइटैनिक के पास एक जहाज मौजूद था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक को जो पहली आइस वार्निंग दी थी वो SS कैलिफोर्निया ने दी थी। उन्होंने कहा था कि होशियार रहना, यहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं। उसके बाद 11:15 पर SS कैलिफोर्निया पे जो रेडियो ऑपरेटर होता है वो अपना रेडियो ऑफ कर देता है। कैलिफोर्निया जहाज आगे नहीं बढ़ना चाहता था समंदर में, वो वहीं रुक गया था इस खतरे को देख के, इस खतरे को समझ के। ये जहाज टाइटैनिक से इतना करीब था कि डेक पे मौजूद पैसेंजर इस जहाज को देख सकते थे, जबकि लाइफ बोट में शफल होते हुए एक ऑफिसर ने इस जहाज को देखा था और कहा था वो देखो वो रहा जहाज, ये हमें बचा लेगा। लेकिन कैलिफोर्निया जहाज उस वक्त भी नहीं ध्यान देता जब फ्लेयर्स और रॉकेट चलाए जाते हैं। इस रात को कैलिफोर्निया शिप के एक क्रू मेंबर ने रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा था। उसने जाके कैलिफोर्निया के कैप्टन लॉर्ड को इन सब के बारे में बताया। कैप्टन लॉर्ड ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिंगल नहीं हो सकता क्योंकि टाइटैनिक में अमीर और अयाश लोग जाते हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अगर कैप्टन लॉर्ड ने इन फ्लेयर्स और रॉकेट को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में फंसे कितने लोगों की जान बच सकती थी। ये कैलिफोर्निया जहाज जब सुबह में रेडियो ऑन करता है तो इन्हें SOS कॉल्स रिसीव होती हैं टाइटैनिक से। ये वहां पे जाते हैं लेकिन इन्हें सिर्फ लाशों के अलावा और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 3 बजे तक तो सब डूब के मर गए होते हैं या ठंड की वजह से मर गए होते हैं। दोनों इंक्वायरी में जो ब्लेम डाला जाता है वो कैप्टन लॉर्ड पे डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैप्टन लॉर्ड ही गिल्टी नहीं थे। यहाँ पे कैप्टन स्मिथ की भी गलती थी कि इतनी वार्निंग्स के बाद भी उन्होंने टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं किया। यहाँ पे गलती व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की भी है जिन्होंने टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखे। यहाँ पे गलती इंजन रूम में मौजूद क्रू मेंबर्स की भी है जिन्होंने डायरेक्शन को गलत लिया। उन्होंने लेफ्ट की बजाय राइट पे मोड़ा, जिसकी वजह से टाइटैनिक का टकराव हुआ। जब तक उनको ये रियलाइज हुआ तो बहुत देर हो चुकी होती है। टाइटैनिक आज भी समंदर में मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक का वजूद मिटता जा रहा है। लेकिन लोगों के दिमागों में से टाइटैनिक का वजूद मिटाना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई टाइटैनिक को याद रखता है सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, और आज वो जहाज समंदर की गहराइयों में है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।